अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 5 फाइनेंशियल एनालिसिस टूल्स एंड टॉपिक नंबर है 110 डिफरेंशियल एनालिसिस पार्ट नंबर 1। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेस और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट डिफरेंशियल एनालिसिस. It is also a technique which is used to perform financial analysis, as it is shown by its name that in differential analysis we take difference of two things, and by doing their analysis we see that whether we have got an increase in the certain value or amount, or there is a decrease, and what is the increase or decrease. That can also be seen in term of absolute value, and it may also be seen in term of percentage. It means that differential analysis can be done in both ways, relative and absolute. जी भाई, हम टेक्निक्स कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशियल एनालिसिस का, जो कि फाइनेंशियल एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए यूज़ होती है। जैसे हमने ट्रेंड एनालिसिस की बात की थी, उसी तरह से डिफरेंशियल एनालिसिस में भी हम टू थिंग्स लेते हैं, उनका डिफरेंस लेते हैं, और डिफरेंस करने के बाद उसकी एनालिसिस करने के बाद ये देखते हैं कि कौन सी वैल्यू इंक्रीज़ हुई है और कौन सी वैल्यू डिक्रीज़ हुई है, या कितना इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ है। तो उसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू, मैंने जब एनालिसिस और रेशोज़ का स्टार्ट किया था तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो एज इट इज़ जैसे अपीयर होती है वैसे ही फाइंड करते हैं, या फिर होती है, और जो परसेंटेज फॉर्म में वैल्यू आती है उसे हम रिलेटिव वैल्यू कहते हैं। तो आप रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोनों टर्म में इस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ को देख सकते हो। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि डिफरेंशियल जो एनालिसिस है वो रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट बोथ वेज में यूज़ हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हम अब तक जो कर रहे थे वो कर रहे थे रिलेटिव एनालिसिस की बात करते रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंशियल एनालिसिस है वो बोथ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के लिए यूज़ हो सकता है। So the concept of differential analysis is to compare two amounts or two statements or two values and see what is the difference. यानी हम दो वैल्यूज़ लेते हैं, हो सकता है दो स्टेटमेंट्स हो सकता है दो अमाउंट्स हों, तो उनको कंपेयर करते हैं। देन कंपेयर करने के बाद देखते हैं कि उनमें डिफरेंस क्या है, कौन सी बड़ी वैल्यू है इंक्रीज़ हुई है, कौन सी डिक्रीज़ हुई है, कौन सी कांस्टेंट रही है। तो इस तरह से आप डिसीजन मेकिंग में यूज़ कर सकते हो। एंड नेक्स्ट इज़ यूजेस ऑफ डिफरेंशियल एनालिसिस। डिफरेंशियल एनालिसिस कहाँ यूज़ होती है, डिफरेंट वेज में यूज़ कर सकते हो। वी डू डिफरेंशियल एनालिसिस फॉर मेकिंग डिसीजंस। जैसे आप बता सकते हो कि इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ, कि क्या वैल्यू कहाँ पर इंक्रीज़ डिक्रीज़ हुई। इस तरह से आप डिसीजन ले सकते हो कि जो वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, सपोज करो वो फेवरेबल है तो आप उसको इंक्रीज़ करते जाओगे। डिक्रीज़ करना है या फेवरेबल नहीं है तो उसको डिक्रीज़ करने की कोशिश करोगे। अबाउट वेदर एनी सर्टेन प्रोडक्ट लाइन शुड बी स्टार्टेड और क्लोज, और बोथ शुड बी स्टार्टेड, यानी प्रोडक्ट लाइन, कोई प्रोडक्ट आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसको स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर दोनों ही साथ यानी करने चाहिए। वी डू डिफरेंशियल एनालिसिस टू कंपेयर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सपोज करो आप बैलेंस शीट ले लेते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ले लेते हो, उनको कंपेयर कर सकते हो, या एक साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेकर उसे दूसरे किसी साल के प्रीवियस ईयर या लास्ट ईयर्स की जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ कंपेयर कर सकते हो, और डिसीजन ले सकते हो कि कौन से साल में आपकी जो वैल्यू है सेल्स या रेवेन्यू की, या एक्सपेंसेस बढ़े हैं, इंक्रीज़ हुए हैं, डिक्रीज़ हुए हैं, और किस तरह से फिर इनको आगे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एंड वी मे कंपेयर इट विद सम अदर कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सी दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैम। ना सिर्फ अपनी कंपनी के साथ बल्कि आप दूसरी कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। सपोज करो आप अपनी कंपनी की बैलेंस शीट है और किसी दूसरी कंपनी की बैलेंस शीट के साथ कंपेयर कर सकते हो, देख सकते हो कि आप उससे कितना बेहतर हो, या आपकी सेल्स रेवेन्यू, मैं जस्ट कुछ ओवरहेड्स की बात कर रही हूँ कि जो आप लोगों ने ज़्यादा पड़े, एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हुए हैं या फिर डिक्रीज़ हुए हैं, या रेवेन्यू सेल्स इंक्रीज़ डिक्रीज़ हुए हैं,
और भी बहुत सारे ओवरहेड हैं, प्रॉफिट इंक्रीज डिक्रीज हुआ है, ये देख सकते हो। यानी आप ये पता लगा एग्जामिन कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो कि आप उस कंपनी से कितने अच्छे वर्क कर रहे हो या कितनी ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये डिसीजन मेकिंग हो सकती है। So there are several uses of differential analysis. Next one topic is relevant cost. In differential analysis is a very important discussion is about relevant cost, such cost which affect our decision making, that is called relevant cost, and obviously the opposite of it will be irrelevant or non-relevant cost, means that such cost whose presence or absence does not affect the decision making. कुछ टाइप की cost होती हैं जो कि अफेक्ट करती हैं यानी आपकी डिसीजन मेकिंग, यानी डिसीजन लेने से पहले उन कॉस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए या वो अफेक्ट कर रही होती हैं किसी न किसी वे में आपके डिसीजन को, यानी लेने के अगर आप डिसीजन लेते हो, अगर आपने गलत यानी वो कोस्ट आपको गलत पता चली तो आप गलत डिसीजन की तरफ जाओगे। और कुछ इररेलेवेंट कोस्ट होती हैं, चाहे वो कोस्ट होती हैं जिनके होने या ना होने से डिसीजन मेकिंग पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, डिटरमिनिंग एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन. To determine relevant cost is important in differential analysis. When we see that from the perspective of managerial accounting in the subject, we go on the decision making with the calculation of cost. यानी decision making कर सकते हो calculate करते हुए इस cost को, then there to determine relevant cost, यानी कौन सी cost relevant है कौन सी irrelevant है। तो ये पहले देखना होगा कि relevant cost निकालने के बाद फिर उसका analysis करते हैं, then उसको evaluate करते हैं कि ये decision लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। Regarding the यूज़र विच वी हैव जस्ट टॉक अबाउट, यानी यूज़र्स यानी जो यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैनेजरियल अकाउंटिंग की बात की है तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। पहले क्या किया, कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया, डिटरमिन की रेलेवेंट कॉस्ट क्या है, देन आपने एनालिसिस किया, उसके बाद इवैल्यूएट किया, एनालिसिस करने के बाद कि ये जो आपका डिसीजन है वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स ऑफ रेलिवेंट कॉस्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसके बारे में प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था। सम ऑफ द रेलिवेंट कॉस्ट इन डिफरेंशियल एनालिसिस आर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. These are the costs that best return which we can get by investing our money somewhere. यानी कहीं भी अपनी ये वो कॉस्ट है कि आप कहीं पर भी अपना जो पैसा फंडिंग या इन्वेस्टमेंट करके कुछ इससे कमा सकते हो, यानी बेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न हासिल कर सकते हो, तो उसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट. दिस टर्म इज़ यूज्ड वेयर दोज एक्सपेंसेस विच एक्चुअली वी हैव टू डू, और यानी जो असल में एक्चुअली वो अपने खर्च करने हैं या कर चुके हैं होंगे या फिर कर चुके हैं, उसे आउट ऑफ पॉकेट यानी पॉकेट से निकलने हैं, निकल चुके हैं यानी स्पेंड कर चुके हो, खर्च कर चुके हो या करोगे। फ्यूचर कैश फ्लो, इट शोज दैट व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कैश दैट विल बी गोइंग आउट और कमिंग इनटू आवर बिजनेस. कौन सी कैश है, यानी आप ये देख सकते हो कि कौन सा कैश आपके बिजनेस में आया और कौन सा बाहर गया। नेक्स्ट, मैंने आपसे कहा कि रेलिवेंट कॉस्ट का जो अपोजिट है ऑब्वियसली हमारे पास इररेलेवेंट या नॉन रेलिवेंट कॉस्ट होगी, यानी जिसका कोई डिसीजन मेकिंग पर अफेक्ट नहीं होता। विद रेफरेंस टू डिसीजन एनालिसिस देयर आर सर्टेन कॉस्ट विच आर नॉट रेलिवेंट, meaning that for decision making after doing differential analysis we see that on which option we should go, means either we should go for option 1 or 2 or for 3 and onward. यानी यहाँ आप देखते हो कि आपको ऑप्शन 1 यानी बहुत सारे ऑप्शन जैसे गिवन है, आपको उसमें से किस ऑप्शन पर जाना चाहिए, यानी डिफरेंशियल एनालिसिस में आप डिसीजन ले सकते हो। एंड टू गो दिस डेटा we need to consider the cost which is relevant to that data, यानी relevant देखोगे देन ही आप बता सकते हो ना कि किस ऑप्शन पर जाना चाहिए, कौन सा ऑप्शन मेरे लिए बेस्ट है। इट मीन्स दैट सच अ कॉस्ट विच कैन इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू और डिसीजन मेकिंग एंड दैट कॉस्ट इज़ कॉल्ड रेलिवेंट कॉस्ट। यानी अगर मैं ये ऑप्शन लेती हूँ तो मेरी जो वैल्यू है या प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ होगा या सेल्स वगैरह मेरी इंक्रीज़ होंगी, या फिर मैं ऑप्शन बी लेती हूँ तो मेरे एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। तो मैं ये चीज़ देखते हुए कि कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए कि अगर उसकी ऑप्शन को चूज़ करने के बाद मेरी जो
कॉस्ट है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है, उसे डिसीजन मेकिंग पर इफेक्ट आता है, यानी उसे हम कहेंगे रेलेवेंट कॉस्ट. And the cost which is not likely to increase or decrease with the decision that we will make is called an irrelevant or non-relevant cost. यानी जिसका कोई अफेक्ट नहीं आता, जो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगी कॉस्ट, उसे हम कहते हैं irrelevant or non-relevant cost. And these costs are not considered while making the differential analysis and making the decisions related to the data provided by differential analysis. यानी इस डेटा को क्योंकि irrelevant है तो ऑब्वियसली इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा एनालिसिस करते हुए. So let's see some examples of non-relevant cost. First one is sunk cost. The term sunk cost refers to the cost which is already being incurred. यानी already इसको आप खर्च कर चुके हो. That such cost which we have been spent whether we make decision A or B in the future. यानी चाहे decision कोई भी हो, लेकिन मैंने करना था वो मैं कर चुकी हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता. This is not going to change that amount of cost that we have already incurred. यानी मैंने कर लिया है, जैसे कोई नुकसान होना था तो हो चुका है, अब इसका कुछ हल नहीं है. इसी मैनर में ले सकते हो. जनरल ओवरहेड, सम ऑफ द एक्सपेंसेस, सम ऑफ द ओवरहेड्स दैट वी हैव टू इनकर वेदर वी मेक डिसीजन एज यस और नो, यानी जो हमने करने हैं. इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस रिगार्डिंग दोज ओवरहेड्स और एक्सपेंसेस. यानी जो मैंने खर्च करने हैं वो मेरी डिसीजन मेकिंग पर, यानी हाँ करूँ ना करूँ, इसे चूज़ करूँ या ना करूँ, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं आता. दीज एक्सपेंसेस और ओवरहेड्स ऑल्सो बिकम्स एन irrelevant cost. Next one is depreciation. The depreciation is also one cost because it is the amount that we have already paid, the cash has already flown out, and now by using a certain method we are allocating this cost over the useful life of the asset. यानी मैं इसको इनकर्ड पे हो चुकी है, कैश जा चुका है, यानी सर्टेन मेथड यूज़ करते हुए मैं इसके एसेट की लाइफ को यानी उसको दे रही हूँ. सो इन मोस्ट ऑफ द डिसीजन दिस डेप्रिसिएशन बिकम्स इररेलेवेंट कॉस्ट. भाई पेमेंट हो चुकी है, कैश जाना था जा चुका है. सो इन नेट शेल यानी मुख्तसर तौर पर, या फाइनली मैं अपने इस मुख्तसर वर्ड में यानी सिंपल वर्ड्स में कह सकती हूँ, डिफरेंशियल एनालिसिस कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट वेज. आई कॉस्ट एनालिसिस, कॉस्ट की एनालिसिस जैसे इंक्रीज डिक्रीज का बात की. मैनेजरियल डिसीजन यानी ऑप्शन गिवन है उसमें से चूज़ करो, डिसीजन ले सकते हो. एंड फॉर द कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट्सेट्रा एट्सेट्रा. यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने अभी बात की कि या तो आप अपनी कंपनी की डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर सकते हो, या फिर दूसरी कंपनीज के साथ अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको कंपेयर करके देख सकते हो कि कहाँ पर आपकी वैल्यूज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही हैं और बेस्ट डिसीजन ले सकते हो. सो वी हैव कंप्लीटेड ओवर टुडेज़ लेक्चर हेयर. मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.